नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं कावेरी नदी के ऊपर एक बांध परियोजना के बारे में, जो वापस से चर्चा में आ गया है और ये काफी विवादों में रहता है। और वापस से ये मामला क्यों चर्चा में आया है, तो हाल ही में अभी हुए थे कर्नाटक चुनाव। कर्नाटक चुनाव के बाद ये मामला वापस से गरमाया। क्यों गरमाया? क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे MK स्टालिन, उनको बुलाया गया था। जब कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद जब कांग्रेस पार्टी जब शपथ लेने वाली थी, तो उसमें वहां से मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो दोनों के बीच में एक मिलनसार और एक मित्रता वाला जो संदेश था वो लोगों में गया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटना हुई जिनके बीच में कुछ कड़वाहट फिर से आती हुई नजर आ रही है। और ये मामला और ये विवाद, या हम इस बांध परियोजना को बोलें, ये वापस से चर्चाओं में आ गया। तो ये रहता था पहले भी चर्चा में, और क्या था इसको पूरी तरह से डिटेल समझेंगे। इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो क्या थी, और इसका पूरा का पूरा टाइमलाइन को समझेंगे कि कब क्या क्या घटनाएं हुई और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, तमिलनाडु को इससे क्या दिक्कत है। तो समझने वाले हैं आज हम टॉपिक मेकादातु परियोजना के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? तो ये परियोजना है जिसका नाम है मेकेदातु परियोजना, और किस नदी के ऊपर है? तो कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और भाई इसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी बिठाया गया था, एक प्राधिकरण भी बिठाया गया था, जिसको आप किस नाम से जाने जाते हैं? CWDT, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ये एक प्राधिकरण है। ये भी बार बार चर्चा में आ रहा है क्योंकि तमिलनाडु ने इसका जिक्र किया है। वहां के जल संसाधन मंत्री भी बीच में आए और शिव कुमार भी चर्चा में आए। क्यों आए, उन सारी चीजों को हम अंत तक समझेंगे। तो लेक्चर आखिरी तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंतर्गत। शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, जो बैच नंबर 6 है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 जून से, जो कि फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के लिए। अगर आप प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के लिए एकदम बेसिक से, फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैच स्टडी IQ आप लोगों के लिए लेकर आता है और पूरी तरह से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। और ये आपका कोर्स पूरा 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप इसको 2 साल तक पूरा कोर्स अवेल कर सकते हैं। साथ साथ लाइव क्लासेस होंगी। सबसे मेन चीज जो है, इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। इसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मेंटोरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। बहुत सारे फीचर्स वाला ये कोर्स आपको मात्र 18,999 में अवेलेबल होगा अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। तो 7 जून से पहले इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और ये बैच की जो क्लासेस हैं वो ज्योग्राफी से शुरू होंगी। भूगोल इसका सब्जेक्ट रहेगा। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस रहेंगी। तो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं आपको, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स या फिर कोर्स रिलेटेड डाउट, तो मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये ट्विटर हैंडल है, या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे सर्च कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, या कोर्स रिलेटेड भी कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन जरूर पुट करेंगे। तो आ जाते हैं, हमारा जो विवाद था, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी इसको कवर किया गया था। हमने इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ यूज किया है, और इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि मेगादातु डैम राइजेस बिटवीन फ्रेंड्स, कांग्रेस एंड DMK। अब देखिए, DMK के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम क्या है? MK स्टालिन। और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो D शिव कुमार और सिद्धारमैया। ये जो अभी हाल ही में शपथ समारोह था, तब MK स्टालिन को वहां पर इनवाइट भी किया गया था, आमंत्रित भी किया गया था। शपथ समारोह में आपने देखा है कि कई बार एक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, तो MK स्टालिन भी गए। ये MK स्टालिन साहब है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। यहाँ सिद्धारमैया भी दिख रहे हैं, D शिव कुमार, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। अब इनके बीच में तो काफी मित्रता होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या हुआ? D शिव कुमार का एक बयान आया, और वो बयान था मेकादातु परियोजना को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे ये मेकादातु परियोजना क्या है? तो अगर हम कर्नाटक की स्थिति देखें, तो कर्नाटक के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है बेंगलुरु, जो उसकी राजधानी भी है। वहां के पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ के सरकारों ने 2014-15 में ही एक प्रोजेक्ट सोचा था। उस पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आई थी, जिसको मेकादातु परियोजना कहा गया। और इस मेकादातु परियोजना पर जब कर्नाटक में हलचल हुई, तो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया, क्योंकि ये जो परियोजना थी ये कावेरी नदी के ऊपर थी, और तमिलनाडु भी बहुत ज्यादा निर्भर कावेरी नदी पे होता है। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, या इसके बारे में बात करने से पहले, मैं आपको थोड़ी सी एक समझ विकसित कर दूं कि भाई ऐसी क्या समस्या आती है कि भाई कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। तो इसके पीछे कावेरी जल विवाद की जड़ समझिए कि भाई थोड़े थोड़े से परियोजनाओं को लेकर, जल को लेकर ये इतना क्यों लड़ लेते हैं। अगर हम बात करें भारत के इस वाले क्षेत्र में,
तो यहां पर आपको कर्नाटक दिखेगा और इस तरफ आपका तमिलनाडु है, ये पूरा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। अब यहीं से आपकी कावेरी नदी उद्गम होती है ब्रह्मगिर पहाड़ी से, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो देखिए होता क्या है, अभी आने वाला है जून, जून चल ही रहा है और जून में आ जाता है आपका क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल में 1 जून को पहुंच ही जाता है। इसके अलावा भारत के 80% क्षेत्रों को, या भारत में जो 80% वर्षा होती है वो हमें मिलती है किससे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जहां जहां भारत में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तमिलनाडु एकमात्र राज्य होता है जिसको वर्षा मिलती है उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है लद्दाख वाले क्षेत्र में, और तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है यहां पर वर्षा इससे प्राप्त होती है, जो 20% वर्षा है, क्योंकि 80% तो किससे मिल रही है, 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से मिल रही है। तो इसलिए तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु को देखा जाए तो आपका मार्च में गर्मी आई, अप्रैल, मई, अब जितनी जगह पर जो जल स्तर होता है नीचे जाता है वो मानसून में बढ़ जाता है, लेकिन तमिलनाडु के साथ ऐसी स्थिति ही नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी बहुत बड़ा एक जल स्रोत की तरह काम करती है। तो इसका एक कतरा कतरा, इसकी बूंद बूंद तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर कर्नाटक इस पर कोई परियोजना बनाता है तो पूरी हलचल मच जाती है तमिलनाडु के पूरे प्रशासन में, वहां के पूरे जल स्तर को लेकर। तो इसलिए ये विवाद बार बार उठता रहता है। यही विवाद मेकादातु के ऊपर भी है। और अब ये इसलिए भी हुआ कि भाई 2 राज्यों के बीच में अच्छी साठगांठ बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बयान आया किसका, तो डी शिव कुमार का। डी शिव कुमार की बात करें तो डी के शिव कुमार जो हैं ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। आपने अभी सुना भी था कर्नाटक इलेक्शन के बाद सिद्धारामैया और इनके बीच में होड़ चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर आला कमान से डी के शिव कुमार को बनाया गया। तो इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने कहा इनके द्वारा तमिलनाडु के साथ राज्य की सीमा के करीब मेकादातु में कावेरी पर एक बांध और जलाशय बनाने का संकल्प व्यक्त करने के बाद इन्होंने कहा कि हम यहां पर जलाशय और बांध को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो पहले कांग्रेस की सरकार में ये जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डी के शिव कुमार। तो इन्हीं के द्वारा इस परियोजना में बहुत सारी चीजें क्रिएट की गई थी, बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। तो ये जब वापस से सत्ता में आए तो इसका बात करी। और अभी हाल ही में मैंने बताया कि भाई जब शपथ समारोह हुआ तो एमके स्टालिन साहब भी आए, तो इसलिए एक टकराहट नजर आ गई कि भाई पहले तो मित्रता दिख रही थी, लेकिन जो तमिलनाडु की लिए जो एक तरीके से दर्द है, तमिलनाडु की जो चिंता है, उसी पर इन्होंने बात कर दी। तो वहां के जल संसाधन मंत्री, मतलब तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री जो हैं, जिनका डीएमके के महासचिव दुरई मुरुगन ने तीखी प्रतिक्रिया जारी कर दी कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ये पूरी तरह से 2007 में जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका भी एक तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, का अंतिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले दोनों का उल्लंघन कर सकता है। जैसी बात किसने करी, डी शिव कुमार ने करी। तो इसलिए मामला वापस से चर्चा में आया। तो ये तो बात समझने आ गई कि भाई ये कौन है, तो ये दुरई मुरुगन जो है राज्य के जल संसाधन मंत्री है। कौन से राज्य के, तमिलनाडु के। और जो डी शिव कुमार थे ये पुरानी कांग्रेस सरकार में जल संसाधन मंत्री थे, उन्हीं के समय इस परियोजना पर पूरा काम किया गया था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी। कावेरी की बात करें तो कावेरी की नदी के ही ऊपर ये पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो तमिल भाषा में अगर आपसे पूछें कि भाई कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, तो पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा, जैसे आपने सुना होगा कि दक्षिण गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, हम गोदावरी को कहते हैं। इसलिए दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के तौर पर हम कावेरी को जानते हैं। और ये दक्षिण भारत की 4थी सबसे बड़ी नदी है, जो कि पूरे समय यहाँ पर यहाँ के लोगों की जो जल समस्याएं हैं और पूरी तरह से सिंचित करती रहती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी भी है और इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी से होता है। जैसे अलग अलग पहाड़ियां हैं, त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा का उद्गम होता है, वैसे ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी का उद्गम होता है। और ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है और इसके बाद पौंडीचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसके अलावा मेघदातु बांध परियोजना क्या है, तो मेघदातु बांध परियोजना बेंगलुरु शहर से 100 किलोमीटर दूर लगभग है और ये कहां पे पड़ जाता है, तमिलनाडु सीमा पर। मतलब देखिए
कर्नाटक राज्य से ये नदी निकल रही है और कर्नाटक से जा रही है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जैसे ही सीमा से पहले, तमिलनाडु की सीमा से पहले ही किस बांध की बात की जा रही है? मेघदातु बांध की। और मेघदातु बांध किसको जल देगा? बेंगलुरु शहर को। अब बेंगलुरु आप सुन ही रहे कि भाई किस तरीके से आईटी हब बनता जा रहा है, कितने लोग, कितनी नई नई कंपनियां खुलती रहती हैं वहां पे, बहुत सारे लोग वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। तो उनकी जो जल समस्या है उसको दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार को कोई ना कोई चीज तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कावेरी नदी के ऊपर ही एक परियोजना को प्रस्तावित किया जिसका नाम है मेकादातु परियोजना। अब ये जो है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर विवाद क्या हुआ तो उसके बारे में भी बात करें। तो मेघदातु बांध परियोजना बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामनगरम जिला है, कर्नाटक का ही जिला है, वहां स्थित है और जहां कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। और परियोजना वर्षों से विवादास्पद रही है, कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। अगर हम बात करें इस पर जो परियोजना रखी गई है, इसमें 48 टीएमसी मतलब 1000 मेट्रिक क्यूबिक, टीएमसी जिसको कहा जाता है 1000 मिलियन क्यूबिक, यहां मिलियन की बात कर रहे हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, फिट की प्रस्तावित क्षमता और 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले बांध का उद्देश्य बेंगलुरु के पीने के पानी को आपूर्ति करना है। तो सीधे सीधे इस परियोजना को प्रस्तावित इसलिए किया गया था। दूसरा, अगर हम बात करें तो नवंबर 2014 में मुख्यमंत्री जब सिद्धारामैया के तहत कर्नाटक सरकार ने परियोजना में रुचि के भाव आमंत्रित किए थे और 2015 के अपने बजट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए थे इस योजना को। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार 2014-15 में हुआ करती थी, तब जल संसाधन मंत्री डी.के. शिव कुमार हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान कर्नाटक सरकार में वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। उसी का उन्होंने उल्लेख किया और जिस पर प्रतिक्रिया तमिलनाडु की तरफ से आई, और वो प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी, वो तीखी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उस समय भी तमिलनाडु में जब इस को इन्होंने बजट में पेश किया था या इनके बयानों में आता था, तो तमिलनाडु इस पर काफी उत्तेजित हो जाता था। तो शिव कुमार उस समय सिद्धारामैया की सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और अब क्या बन गए हैं? उप मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्हीं का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जब बात करी तो तमिलनाडु को मिर्ची लगी है। तो मेकुदातु बांध पर कावेरी पर कृष्णराज सागर परियोजना से भी बड़ा होगा, ये बातचीत की गई थी। और केंद्रीय जल आयोग CWD ने 2018 में परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन को भी मंजूरी दे दी थी। अब ये वापस सरकार में आए हैं तो अपनी परियोजना की बात वापस से कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कावेरी नदी जहां से निकलती है, तो मेकादातु आपको देखने मिलेगा कि भाई तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा के अंतर्गत आ जाता है, मतलब कर्नाटक के अंतर्गत ही है। और किसको आपूर्ति करेगा? बेंगलुरु शहर को करेगा। और ये फिर जाता है कहां पे? तो तमिलनाडु में जाता है। अब तमिलनाडु के अंतर्गत दोनों ही तरह की समस्या है। एक तो वर्षा नहीं मिलती, जब पूरे भारत को वर्षा मिल रही होती है तब तमिलनाडु को वर्षा नहीं मिल रही होती है। अब तमिलनाडु में अधिकतर आप देखेंगे चावल की खेती होती है, जिसको पानी की काफी आवश्यकता होती है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र ज्यादा है। अब पठारी क्षेत्र में होता यह है कि यहां पर जो जल स्तर होता है वो ज्यादा हो ही नहीं पाता, क्योंकि तमिलनाडु में आप देखेंगे तो यहां पर ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल या कुएं का इस्तेमाल कम है। यहां पर क्या बनी हुई है? तो तालाब वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि पठारी क्षेत्र है। तो पठार क्षेत्र में तालाब वगैरह ज्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि जमीन के अंतर्गत पानी अवशोषित ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारी समस्याएं तमिलनाडु के साथ, इसलिए तमिलनाडु का भी पक्ष वहां पर गलत नहीं है और तमिलनाडु में काफी इसके ऊपर विवाद होता है। जब तमिलनाडु में ये बातचीत 2014-15 में जब डी.के. शिव कुमार जल संसाधन मंत्री थे, बजट में पेश किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा भी बयान आया, तो तमिलनाडु में 2015 में बांध के खिलाफ व्यापक विरोध देखा गया। राज्यव्यापी बंद के साथ, मतलब पूरा राज्य बंद किया गया, इतनी हड़तालें चालू हो गई जिसमें विभिन्न हितधारकों द्वारा समर्थित किया गया था। और राज्य विधानसभा ने दिसंबर 2018 और जनवरी 2022 में परियोजना के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तमिलनाडु के अंतर्गत विधानसभा में ये पूरी तरह से क्लियर कट ये डिसीजन लिया गया कि भाई ये योजना नहीं बननी चाहिए, इससे तमिलनाडु को काफी नुकसान होगा और तमिलनाडु की भूमि और ज्यादा सूख जाएगी। तमिलनाडु में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके के कप्तान विजयकांत ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया था। और सिद्धारामैया ने भी परियोजना में केंद्र के सहयोग की मांग करते हुए कर्नाटक से प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया था। इसमें सिद्धारामैया ने भी कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार कहेगी उसमें पूरी एक कमेटी बिठाई जाए और उसके आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन बात तो अभी वापस से कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगस्त 2021 में तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तमिलनाडु का प्रमुख तर्क यही था कि कर्नाटक नदी पर 2 जलाशय का निर्माण करके नदी के प्रवाह को संशोधित करने का प्रयास है। और ये सीधी सी ये तमिलनाडु का ही पक्ष था कि ये एक तरीके से
बोला जाए कि तमिलनाडु को रेगिस्तान में बदलने का एक षड्यंत्र है इस योजना को बनाकर, क्योंकि भाई तमिलनाडु को वर्षा नहीं मिलती, कावेरी पे पूरा तरह से निर्भर है। आप बेंगलोर शहर को पानी देंगे, इस पर बांध बनाएंगे और इस पानी को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो तमिलनाडु को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये उनका पक्ष था। कार्रवाई CRWT के अंतिम निर्णय का उल्लंघन करती है और कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के साथ कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशय और बिली गुंडलू के नीचे मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र में प्रवाह को रोक देगी और राज्य को भी बहुत ज्यादा नुकसान देगी। और रेगिस्तान बनाने की बात कर दी गई थी कि मरुस्थल में तमिलनाडु को झोंकने का पूरा प्रयास है। तो ये पूरा का पूरा विवाद था। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कावेरी नदी से जुड़ा हुआ, पढ़ लेते हैं कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर दक्कन के पठार तक जाती है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में ताल कावेरी से उत्पन्न होती है। शिमोगा और उत्तर कन्नड़ जिला सीमा पर स्थित जोग जल प्रपात इसके द्वारा निर्मित है। हेमवती नदी इसकी सहायक नदियों में से एक है। काबिनी नदी इसकी सहायक नदियों में से एक नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, ये मुझे आप जल्दी से बताइए। तो कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न मैं वहां पे देता रहता हूं, तो उनके आंसर जरूर करा करिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वापस से वही चीज है कि आप अगर फाउंडेशनल कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब एकदम बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, तो उसके लिए यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को देखते हुए आपके लिए एक बैच ला रहा है, जो उसकी 7 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें भूगोल की कक्षाएं शुरू होंगी। इसमें मैं आपको साइंस, टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। और इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं बाय दी यूजिंग द कोड मनीष लाइव। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको ये बैच 18,999 में अवेलेबल हो जाएगा। 7 जून से इसकी क्लासेस शाम को 6 बजे लाइव रहेगी, तो जो ऑफिस जाते हुए बच्चे हैं या कॉलेज जाते हुए वो भी आसानी से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे और इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। इसमें आपको एक मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा कि भाई आप कोई भी तरह के डाउट्स हैं तो उससे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास में भी आपको डाउट पूछने की पूरी जो है वहाँ पे परमिशन रहेगी, आप बाय वॉइस पूछ सकते हैं। ये सारे फीचर्स वाला जो कोर्स है आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी तरह के आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।